हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के हैं, GS2 से संबंधित हैं। और आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो क्वेश्चंस अपने आंसर्स लिख के दे रहे हैं टेलीग्राम पे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं। बहुत लोगों के आंसर्स बहुत अच्छे हैं, पर कुछ लोगों के द्वारा जो भूमिका यानी जो इंट्रोडक्शन है वो पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो वर्ड लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, 2023 के लिए और जो 2024 के लिए कर रहे हैं वो थोड़ा सा वर्ड लिमिट पर भी ध्यान दीजिए। बाकी जो 2025 के लिए कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको जो लिखना है वो लिखिए। क्योंकि देखो यार, लिमिटेड समय होता है और उसी समय में 7 से 8 मिनट समय मिलता है आपको लिखने का। 7 मिनट में आपको अच्छे से अच्छा लिखना होता है, तो आप भूमिका यानी इंट्रोडक्शन इतना अगर लिख देंगे तो फिर जो मुख्य भाग है प्रश्न का उसमें आप लैग कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लिख गए और उसके चलते समय कम रहा तो मुख्य भाग में आप लिख ही नहीं पाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए पहले। संसदीय समितियाँ कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप इस तर्क से कहाँ तक सहमत हैं कि भारतीय संसदीय समितियों की भूमिका घटती जा रही है? इंग्लिश वाले यहाँ पे इंग्लिश देख लें। यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी का आपको एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण दिखाना है। ठीक है, और अभी एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का जो डिक्लाइनिंग नेचर हो रहा है पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग पे, ये भी आपको दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो यहाँ पे आपको जल्दी से लेआउट बना लेना है। लेआउट में हम लोग क्या क्या दिखाएंगे? लेआउट में यहाँ पे तीनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन और मुख्य भाग, और लास्ट में उत्तर को कंक्लूड करना होता है। तो क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे संसदीय समितियों के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग संक्षिप्त परिचय यहाँ पे संसदीय समितियों के बारे में बता देंगे कि ये संसदीय समितियाँ होती क्या हैं। इसके बाद जो प्रश्न में लिखा है कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण, तो ये मुख्य भाग हो जाएगा। संसदीय कार्यों में यहाँ पे जो संसदीय समितियों की भूमिका है ये बताना है। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कहाँ तक सहमत हैं कि भारतीय संसदीय समितियाँ की भूमिका घटती जा रही है, तो ये तो आप तभी प्रूव कर पाएंगे जब कुछ आप एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स पेश करेंगे अपने उत्तर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको ये डिक्लाइनिंग नेचर जो है ये दिखाना है। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रो में हम लोग क्या क्या यहाँ पे हम लोगों का कंटेंट रहेगा। यहाँ पे संसदीय समितियों के बारे में बता देंगे कि ये ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ग्रुप होता है, ये सांसदों का एक ग्रुप होता है। और इन कमिटीज़ को इलेक्ट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है? ये हाउस ही करता है। ठीक है, या फिर स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट की जाती हैं। लोकसभा की बात करें तो स्पीकर हो जाएंगे, और राज्यसभा की बात अगर करें तो चेयरमैन यानी सभापति हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं के डायरेक्शन में ये समितियां कार्य करती हैं, इन्हीं को ये अपनी रिपोर्ट भी सौंपती हैं। और ये रिपोर्ट जो संबंधित होती हैं ये बिल से संबंधित होती हैं, बजट से संबंधित होती हैं, या फिर कोई पॉलिसी है, फिर नीतियाँ हैं, इन्हीं की जांच के लिए इन समितियों को बनाया जाता है। और ये बिल बना कौन रहा है? ये सरकार बनाती है ना। नीतियाँ कौन बना रही है? सरकार बनाती है। तो यहाँ पे आप एक तरह से क्या कह सकते हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं ये सरकार के ऊपर एक वॉच डॉग की तरह काम करती हैं और सरकार की जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से 5 लाइन में आप लोग इंट्रोडक्शन लिख देना। अब यहाँ पे मुख्य भाग में देखिए, मुख्य भाग में तो यही दिखाना है कि ये कंट्रोल कैसे करती हैं सरकार को, है ना। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिए। ये मिनी पार्लियामेंट के रूप में इनको जाना जाता है, इन कमेटीज़ को। ठीक है, मिनी पार्लियामेंट के रूप में इनको जाना जाता है। लेजिस्लेटिव एक्सपर्टीज़ एक तरह से ये प्रोवाइड करती हैं, विधायी विशेषज्ञता ये प्रदान करती हैं, क्योंकि इन कमेटीज़ में जो मेंबर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। और अगर एक्सपर्ट नहीं भी होते हैं तो एक्सपर्ट की सहायता ले ली जाती है बाहर से बुला के, क्योंकि पार्लियामेंट को इतना समय नहीं होता है कि वो हर एक इशू पे इतना विचार विमर्श कर सके। इस चीज़ को बोला जाता है डेलीगेटिव लेजिस्लेशन। ठीक है, डेलीगेटिव लेजिस्लेशन यानी जब पार्लियामेंट के द्वारा अपना कार्य किसी और संस्था को सौंपा जाता है तो उसे डेलीगेटिव लेजिस्लेशन बोला जाता है। और यहाँ पे आप पॉइंट ऐड करेंगे सरकार पर नियंत्रण। ठीक है, ये किस तरीके से, 2 पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिए। मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, ये विधायी विशेषज्ञता भी प्रोवाइड करती है। और इनके जो भी सजेशंस रहते हैं, जो भी रिकमेंडेशंस रहती हैं, जो भी सिफारिशें रहती हैं, बाध्यकारी तो होती नहीं है, फिर भी इनके जो सजेशंस रहते हैं, जो भी सिफारिशें रहती हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर किसी न किसी तरीके से दबाव तो डालती हैं। ठीक है, ये डिटेल्ड स्क्रूटनी करती हैं ये सब समितियाँ। समितियों के बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं, ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं। स्थायी समितियाँ होती हैं, यानी जो मेन समितियाँ होती हैं वो स्थायी समितियाँ होती हैं, और दूसरी तरीके की जो समितियाँ होती हैं उन्हें एडहॉक कमेटीज़ बोला जाता है। परमानेंट कमेटीज़ जो होती हैं, जैसे हम लोग
पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ते हैं, पीएससी पढ़ते हैं, और एस्टीमेट कमेटी पढ़ते हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स पढ़ते हैं। ये सारी कमेटियाँ जो हैं वो स्थायी समितियाँ होती हैं, इनका कार्यकाल 1 साल होता है। और जो एडहॉक कमेटियाँ होती हैं, इनका जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं होता है, ये इनको टारगेट बेस्ड बनाया जाता है कि जितना काम है उस काम के लिए बस ये कमेटियाँ काम करती हैं, और जैसे ही वो कार्य हो जाता है तो इन कमेटियों को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके की जो कमेटियाँ होती हैं उन्हें एडहॉक बोलते हैं। और जो रेगुलर बेसिस पे काम करती रहती हैं वो स्थायी कमेटी होती हैं। इतना क्लियर है? अब हम लोग दिखाएंगे कि ये जो डिक्लाइनिंग नेचर है इन पार्लियामेंट कमेटीज़ का, ये डिक्लाइनिंग नेचर क्यों हो रहा है, इनका जो रोल है वो घटता क्यों जा रहा है, इनका इम्पोर्टेंस कम क्यों हो रहा है। यहाँ पे देखिए, मामलों को संसदीय समितियों के पास ना भेजा जाना ये सबसे बड़ा मैटर है। देखिए, जो भी इशू रहता है पार्लियामेंट का, अगर पार्लियामेंट के पास समय नहीं है तो वो अपना अपना जो कार्य है वो इन कमेटीज़ को सौंपती है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अगर पार्लियामेंट इन मुद्दों को, इन मामलों को इन कमेटीज़ के पास भेजे ही ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इन कमेटीज़ का। इसी के चलते बोला जा रहा है कि इनका रोल जो है वो डिक्लाइनिंग नेचर का हो रहा है, क्योंकि मुद्दे जो हैं वो भेजे ही नहीं जा रहे हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स की सहायता से यहाँ पे प्रूव करेंगे इस बात को। जैसे 14वीं लोकसभा जो थी, इसमें 60% जो बिल थे, जो मुद्दे थे, जो नीतियाँ थीं जिन पे विचार विमर्श की ज़रूरत थी, वो 60% भेजे गए इन कमेटीज़ के पास। ठीक है, और अगर 15वीं लोकसभा की बात करें तो 71% भेजे गए। लेकिन 16 यानी 16वीं जो लोकसभा थी, इसमें सिर्फ 25% ही मुद्दे इन कमेटीज़ के पास भेजे गए। तो कम मुद्दे अगर भेजे जाएंगे तो फिर कम विचार विमर्श हो पाएगा और उनका रोल भी फिर कम हो जाएगा। यानी पार्लियामेंट को यहाँ पे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही होगी कि हमें इन मुद्दों को समितियों के पास भेजना चाहिए, तभी ना ये 20% डेटा है। यहाँ पे आप और भी एग्जाम्पल से अपना आंसर प्रूव कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर बिल की बात हो, कृषि विधेयक की बात हो, या फिर आर्टिकल 370 को रद्द करने वाला मैटर हो, तो ये सारे मैटर जो हैं, ये मैटर समिति के पास भेजे ही नहीं गए थे। तो यहाँ पे जो बहुमत की सरकार होती है वो यहाँ पे लीड कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे इनका कार्यकाल भी आप दिखा सकते हैं कि इनका कार्यकाल, चूँकि ये जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं वो स्थायी कमेटियों को ही भेजे जाते हैं, तो इनका कार्यकाल आप लोग जानते हैं, 1 साल इनका कार्यकाल होता है। तो 1 साल में यार क्या ही समझ लोगे। और ऊपर से जितने भी मेंबर होते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं पीएससी में कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं ना, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। एस्टीमेट कमेटी की बात करें, प्राक्कलन समिति की बात करें तो शायद 30 होते हैं और 30 पूरे के पूरे लोकसभा से होते हैं। लेकिन मेंबर हैं 22 की बात हो या फिर 30 की बात हो, और जब भी कमेटी अपना कार्य कर रही होती है और उस टाइम पे उपस्थिति ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, आते ही नहीं है लोग, तो फिर क्या मतलब रहा, विचार विमर्श में फिर देरी होगी। तो जब भी ये पार्लियामेंट्री कमेटी काम करती हैं तो प्रेजेंट भी होना ज़रूरी है ना सांसदों का, तो ये प्रेजेंस वाली बात भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि उपस्थित नहीं होते हैं। स्पेशल काम के लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाई जाती हैं, और उसी काम के लिए अगर प्रेजेंट नहीं होंगे मेंबर तो फिर काम कौन करेगा। तो ये जो 2-4 बातें थी ये प्रूव करेंगी कि इनका रोल जो है डिक्लाइनिंग हो रहा है। अब अपने आंसर को यहाँ पे कंक्लूड कर दीजिए। यहाँ पे जो पहली बात लिखी है आपको इसी बात को डालना है कि इन कमिटीज़ के पास एक सफिशिएंट रिसोर्स की कमी रहती है, हमेशा कमी रहती है। एक अनुसंधान सहायता यानी ये जो रिसर्च असिस्टेंट हैं, इसकी असिस्टेंस हमें प्रोवाइड करानी चाहिए इन कमिटीज़ को, क्योंकि कमिटीज़ में भी जो मेंबर हैं वो हैं तो सांसद ही ना। हाँ, पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बाकी जो सांसद हैं पार्लियामेंट में बैठे हैं उनसे ज़्यादा इनके पास विशेषज्ञता होती है। ठीक है, फिर भी इतनी विशेषज्ञता नहीं होती है कि अगर कोई इन्वायरमेंटल इशू हो या फिर कोई हाई टेक्निकल इशू हो तो वो उस चीज़ को समझ पाएँ। तो ये असिस्टेंस भी इन लोगों के पास, तो इस तरीके की जो असिस्टेंस है, सहायता है, ये भी इनको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ठीक है, और ये बात बोली थी सेकंड एआरसी रिपोर्ट में। एआरसी रिपोर्ट तो ये जान रहे होंगे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है, इसको आर्क रिपोर्ट बोलते हैं, एआरसी रिपोर्ट बोलते हैं। एआरसी रिपोर्ट दूसरी जो एआरसी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में ये बताया था कि ये कमेटीज़ के साथ अक्सर ये दिक्कत रहती है। ठीक है, तो ये मजबूत करने के उपाय हैं। आप यहाँ पे अपने भी उपाय डालेंगे। जब आप उत्तर अपना लिख के भेजेंगे तो मैं कंक्लूजन में यही देखेंगे कि आप इस पॉइंट के अलावा क्या चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना उत्तर कंक्लूड कर देना। ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न की फॉर्मेटिंग नहीं कराऊंगा क्योंकि इससे मिलता जुलता एक प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, तो ये कंप्लीट आपका होमवर्क है। चूँकि कंटेंट तो आपको पता है, ठीक है, इससे मिलता जुलता हम लोग एक क्वेश्चन अच्छे से किए हैं। भारत में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सरकार के स्वैच्छिक यानी मनमाने कार्यों की संभावना को कैसे कम करता है, इसको आपको एग्जाम्पल के साथ साथ स्पष्ट करना है। ठीक है, ये दोनों उत्तर आप लिख के दिखाइए और जो ग्रुप है उस पर भेजिए।
और एक बात और कि जो भी आंसर आप लोग भेजते हैं उसमें 2-3 दिन का समय तो लग ही जाता है यार, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए। चेक तो हो ही जाते हैं, एक दिन लेट ही सही, 2 दिन लेट ही सही, बट आंसर तो चेक होके आ ही जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे ना, मेरे हिसाब से दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग एक बार कर चुके हैं। चलिए फिर मिलते हैं।